नमस्ते साथियों, मैं आपका साथी रोहित नागर, ग्राम सदल्लापुर। आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे इस पॉडकास्ट में आज दिनेश मुखिया जी है, जो कि सकारात्मक विकसित भारत अभियान चला रहे हैं। तो इसी बारे में इस पूरे पॉडकास्ट की चर्चा रहेगी। तो नमस्कार रोहित भाई, नमस्कार दर्शकों। मेरा नाम दिनेश मुखिया, ग्राम सादुल्लापुर से हूँ। एक छोटा सा सामान्य परिचय मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं शिक्षक के तौर पर बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ और एक लाइब्रेरी चलाता हूँ। बाकी सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। तो दिनेश भाई, सकारात्मक विकसित भारत अभियान की जरूरत एवं उद्देश्य क्या है? रोहित भाई, इसकी ज़रूरत के पीछे एक वजह यह रही है कि अब से 3 साल 4 साल पहले अचानक से जब मैं पढ़ रहा था तो आया समझ में कि भाई, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान सरकार ने विकसित भारत 2047 उद्देश्य बनाया है, क्योंकि 2047 में हमें 100 साल पूर्ण हो जाएंगे। आज़ादी को मिले हुए 100 साल पूर्ण हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसी तौर पे मैंने यह सोचा कि क्यों ना अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे तो हम सब करते ही हैं रोहित भाई, पर सामूहिक तौर पर भी हमारा एक जिम्मेदारी है, जो कि आगे परिचर्चा में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। हमारे मौलिक कर्तव्यों का 10वां पॉइंट यही कहता है। तो कुछ ऐसा इसकी जरूरत लगी कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, तभी हमारा औचित्य है, तभी हमारा महत्व है इस धरा पे आने का। और हम सामाजिक प्राणी हैं। राइट। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें जो हमारे बुजुर्गों से मिला है, यानी जो स्वतंत्रता सेनानियों से मिला है, जो हमारे पीछे के जितने भी हमारे महान पुरुष रहे हैं, स्वतंत्रता महिलाएं रही हैं, हाँ जी, उनके उद्देश्य को कहीं ना कहीं पूर्ण करने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। ऐसा कुछ सोचा मैंने, इसलिए जरूरत इसकी। तो इन सभी वजहों को देखकर दिनेश भाई ने सोचा कि सकारात्मक विकसित भारत जो है वो अपने स्थानीय स्तर पर भी शुरू किया जाए, और इसकी वहीं से ही शुरुआत होती है। जी ठीक है। तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि विकसित भारत बनाने के लिए आपके राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास क्या रहेंगे? इसकी एक बार उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपका पहला प्रश्न था, जरूरत और उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य इसका सकारात्मक विकसित भारत अभियान शुरुआत करी अब से करीबन 1 साल पहले। तो इसका जो उद्देश्य है रोहित भाई, वो यह है कि 2050 में संविधान को बने 100 साल पूर्ण हो जाएंगे। और जब 100 साल पूर्ण हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अभी 2025 चल रहा है, हमें 75 साल पूर्ण हो चुके हैं संविधान को अपनाए हुए। तो 25 सालों में हमारा यह उद्देश्य है, इस अभियान का यह उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक तक संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों की पहुंच सुनिश्चित करना है। हर बच्चे, हर नागरिक के स्टडी टेबल, स्टडी रूम तक हमको यह लेकर जाना है। यह इसका उद्देश्य है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी या हम उम्र जो युवा हैं, वो सब अपने देश निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और मौलिक कर्तव्य इसलिए लिए गए हैं क्योंकि वही हमें दिशा निर्देश देते हैं कि आने वाले भारत को कैसा होना चाहिए। ऐसी परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने करी थी, फ्रीडम फाइटर्स ने करी थी, संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उन्होंने करी थी। और यह हमारा दायित्व है कि हम इनको निभाते हुए आने वाली पीढ़ी को समर्पित करें। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न जो जैसा मैंने आपसे पूछा था, विकसित भारत बनाने के लिए आपके राष्ट्रीय स्तर के प्रयास क्या रहेंगे? राष्ट्रीय स्तर के जो प्रयास मैंने कोशिश करी है रोहित भाई, वो यह करी है कि आने वाले भारत का जो निर्माण करता है वो युवा, वो बच्चा है जो आने वाले भारत का निर्माण करेगा। तो मैंने इसमें यह सोचा है, या मेरी टीम ने यह सोच के निर्णय लिया है कि हम स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं संविधान को लेकर, प्रस्तावना को लेकर, मौलिक कर्तव्य को लेकर। यहाँ पर संविधान की बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब संविधान हर घर में पहुंचेगा, जब बच्चा उसका पाठन
पाठ पढ़ेगा, अध्ययन करेगा उसको, उसके व्यवहार में अपने आप ये आएगा, तब जाकर वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को, राजेश पायलट जी के सपने को साकार करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के बारे में भी हमें संविधान में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जैसा आपने दिनेश भैया को सुना कि जो इनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है नेशनल लेवल पर, तो इसमें ये यह काम कर रहे हैं कि जो भारत का यूथ है और वो स्कूल से निकलता है, जो एजुकेशन सेक्टर में ये स्कूल दर स्कूल जाकर, हालांकि आने वाले वर्षों में ये और ज़्यादा अपनी कवरेज रखेंगे, स्कूल में अपनी भूमिका दिखाएंगे, तो वहाँ से युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सकारात्मक विकसित भारत का एक उन्हें स्वप्न दिखा रहे हैं, और जो कि जरूरी भी है। तो ये इनके राष्ट्रीय स्तर के प्रयास रहे हैं। रोहित भाई, तो इसमें अभी तो स्कूल है, स्कूल के साथ साथ हम इसे अब हर सोसाइटी में, हर गांव में आसपास भी की लेकर जितनी जा भी रहे हैं। सोसाइटी है, क्लस्टर्स एरियाज है, जी, जी, उन जी। सब में आपको अपने स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जिला गौतम बुद्ध नगर के स्तर पर हम इसको फैलाने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ये हर एक बच्चे की टेबल तक पहुंचना चाहिए, स्टडी टेबल तक जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन यह रहेगा कि विकसित भारत बनाने के लिए आपके स्थानीय प्रयास क्या रहेंगे? जी, स्थानीय प्रयास मैं आपको बताऊं कि देखो, इसका नाम है अभियान का सकारात्मक विकसित भारत। सकारात्मक यानी जहां पर सब कुछ पॉजिटिव हो, हेल्थ के स्तर पर, एजुकेशन के स्तर पर, तो ये जो दोनों पिलर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हम विकसित भारत बना रहे हैं। और जब हमने ये कल्पना करी है ना कि विकसित भारत, विकसित देशों की तरह विकसित भारत को बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाने होंगे, हमें बहुमंजिला पुस्तकालय भवन बनवाने होंगे, मल्टी स्टोरी लाइब्रेरीज बनवानी होंगी। इसका क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या हम शहरी क्षेत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है वह खेतों में दौड़ता है, शहरीकरण का जो बच्चा है हमारा, वो स्केटिंग कर रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो रोडों पर कर रहा है, जो कि वो स्थान उनके लिए नहीं है। स्थान होता है एक प्रॉपर स्टेडियम, जहां पर वो क्रिकेट खेलेगा, प्रतिभा का निखार हो सके, निखार कौशल का बिल्कुल वहां से होगा। वहीं से तो ओलंपिक जाते हैं। आप ये बताइए, हम अपने बच्चों को स्थानीय स्तर पर जनसंख्या के आधार पर एक ऐसा स्पोर्ट देते हैं जहां हमारा बच्चा जाके एक्टिविटी करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर देश के स्तर पर ओलंपिक पे जाकर अपने देश को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। तो स्थानीय प्रयास में आप यह परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्टेडियम्स होने चाहिए, स्टेडियम्स और मल्टी स्टोरी लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ताकि यहाँ का कौशल एवं विकास बच्चों का एक अच्छे पॉजिटिव वे में हो सके। तो यहाँ पर गौर तलब करने वाली बात यह है कि जैसा भैया ने बताया है, स्टेडियम होने चाहिए। स्टेडियम दोस्तों इसलिए भी जरूरी है, जो हाल फिलहाल का ओलंपिक हुआ है, उस ओलंपिक में हमारे देश की, जो हमारा भारत है, वैसे तो कहने को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश भी स्वर्ण पदक अगर उसके देखे तो वह 20वीं अर्थव्यवस्था के समान पाता है अपने आप को। और वहीं चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल ले रहा है, बाकी पश्चिम के देश तो खैर शुरू से अपना उसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन यह डिमांड ऑफ टाइम है कि स्टेडियम्स जो है उस पर जोर दिया जाए। और भारत में हर बार जो ओलंपिक्स होते हैं तो सबकी जवाब पे ये सवाल आ जाता है कि हमारे देश से आखिर स्वर्ण पदक क्यों नहीं ले पा रहा है। जी, बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन स्टेडियम्स की कमी हमारे भारत में है। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान चला रही है और ग्रामीण स्तर पर भी, सामाजिक स्थानीय स्तर पर भी आप उसकी बातें करते हैं। इसमें रोहित भाई एक सिर्फ युवा ही वर्ग नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो शहरीकरण के अंतर्गत जो हमारा एरिया आता है उसमें फ्लैटों में वो बुजुर्ग हमारे, जैसे जो बिहार से हमारे बुजुर्ग हैं या बाहर अलग अलग अन्य राज्यों से हमारे जो बुजुर्ग आते हैं अपने बच्चों, रिटायर्ड पर्सनल्स जो है जी, वो उन फ्लैटों में कब तक जीवन यापन करेंगे? तो कहीं ना कहीं वो बाहर जाके निकलते हैं, रोडों के किनारे घूमते हैं, तो रोडों के किनारे उन्हें पोल्यूशन मिलता है, सर्दी हो गई, बारिश हो गई, धूप हो गई, तो उनके लिए एक स्थान जब मिलेगा जहां वो बैठकर अपना ग्रंथ पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ न कुछ देने का कार्य करेंगे, तो इससे बेहतर क्या होगा विकसित भारत के लिए? बहुत ही बेहतर होगा।
तो एक प्रयास है स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। ठीक है। तो दिनेश भाई, आपसे मेरा चौथा प्रश्न यह रहेगा कि 1 साल के अथक प्रयास के बाद जो आपका सफरनामा रहा है विकसित भारत को लेकर, तो उसमें आपकी समाज में क्या-क्या उपलब्धियां रही है, एक बार दर्शकों को जरा बता दीजिए। जी, उपलब्धियां रोहित भाई, जब हम किसी भी स्कूलों में जाकर संविधान के लिए बताते हैं, संविधान का महत्व बताते हैं कि संविधान 2 कार्यों को आपके पूरा करता है कि एक तो हमारे संविधान सभाओं के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महान व्यक्तित्व वाले लोग थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हों, चाहे तमाम एवरीवन, सभी इनके उद्देश्य को, उनके स्वप्न को पूरा करने का काम करता है। और दूसरा, जो हमारा बच्चा 12th क्लास के बाद अक्सर आपने देखा होगा वो पूछता है कि मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी अपने आप में ही चीजें, जब वो 12th क्लास तक भी क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। तो 12th क्लास से पहले ऐसी कल्पना करते हैं हम कि जब संविधान उसके घर में पहुंचेगा बच्चे के, तो संविधान के अंतर्गत वो न्यायपालिका पढ़ेगा, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेगा, कार्यपालिका, संसद, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में वो पढ़ता है। तो 12th क्लास तक उसका एक माइंडसेट बनेगा कि हाँ, कि मुझे इस लाइन में जाना है। तो 12th के बाद वो बच्चा यह नहीं पूछेगा कि मुझे क्या करना है। और देश इसी तरीके से आगे बढ़ता है जब बच्चों का मोटिव, जब बच्चों का उद्देश्य बिल्कुल क्लीन हो, बेहतरीन हो, तब जाके तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो पता चल रहा है। हम जब बच्चों को इसका महत्व बताते हैं तो बच्चे उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करने वाली बात है रोहित भाई कि हाँ, हम अपना कुछ समय समाज हित में, देश हित में दे रहे हैं और हमें रिजल्ट सामने दिखता है उसका। दूसरा कि देखो, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टीवी के अंतर्गत हमारे बच्चों कहीं ना कहीं पीड़ित हैं ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। फोन्स का ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है, कम उम्र में उनके चश्मे लगते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। तो हम कोशिश करते हैं बताने की, जागरूक करने की, कम से कम स्क्रीन टाइम करें, टीवी को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो कहीं ना कहीं लोगों में जब ये मैसेज जाता है सोशल मीडिया के द्वारा ही, व्हाट्सएप के द्वारा ही, तो कई लोग बताते हैं, आकर मिलकर कहते हैं कि हमने भी टीवी को कम कर दिया है अपने बच्चों के लिए। और जब हमने ऐसा करा है तो कहीं ना कहीं हमारा समय हमारे बच्चों के साथ खेलने में जा रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं परिवार में प्यार पैदा हो रहा है, एक दूसरे को समझ पैदा हो रही है, जिससे कि एक खुशहाली एक परिवार में आती है। खुशहाली परिवार में आएगी तो वो समाज स्तर पर, देश स्तर पर धीरे धीरे बढ़ती नजर आएगी। यह हमारी उपलब्धि है अभी तक की जो हम देख पा रहे हैं। जी ठीक है। दिनेश भाई, मेरा आपसे 5वां प्रश्न यह रहेगा कि पाश्चात्य विकास बनाम भारतीय विकास में आपका दर्शन क्या है। तो पाश्चात्य विकास यानी पश्चिमी जो देश हैं हमारे, उनका मॉडल क्या है आगे बढ़ने का, और हमें अभी हम विकासशील देश हैं, अभी हम विकसित नहीं है। तो हम विकसित की कल्पना कर रहे हैं और विकसित की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें यूएसए की धारा में जाना है, या हमें रूस की धारा में जाना है, या जापान की धारा में जाना है, या चाइना की धारा में जाना है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं और वो हमसे पहले बढ़ गए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक को तो अडॉप्ट करना होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं। और इसमें चाहे तो भारत एक अपनी जो पाथ है उसको डिसाइड कर सकता है, अपना एक यूनिक पाथ भी बना सकता है, डेवलप बिल्कुल बना सकता है। उस दौरान गुट निरपेक्षता का जो भारत ने वो शुरुआत किया था जी, वो बिल्कुल एक अलग इनिशिएटिव था इंडिया का, कि दो नेशंस थे, जो दो, पहली दुनिया दूसरी दुनिया थी, उससे उनके साथ में मिलकर तीसरी दुनिया जो भारत ने तैयार की थी उस दौरान। तो विकास की भी एक हम अपना अलग बात बना सकते हैं, अपना बिल्कुल बना सकते हैं। और भारत अपने आप में पूर्ण है। भारत वैदिक समय से ही आपको पता है रोहित भाई। हाँ, ये तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से नॉलेज वहां चली गई है, किसी कारणवश बीच के दौर में कहीं ना कहीं हमें उसका भुगतान झेलना पड़ा है, पर हमारे पास सब कुछ है। बस थोड़ा सा एक दिशा देने का हमें, हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग आगे आए इसको लेकर, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस दिशा में बहुत बेहतरीन कार्य कर सकती है। और बस कोशिश ये करनी है हमें कि हमें एक मॉडल तैयार करना है कि हमें जाना किधर है, हमें बैलेंस तरीके से आगे बढ़ना है। ये ऐसा नहीं है कि धुआंधार हम बस बढ़े ही जा रहे हैं, आगे ही बढ़े जा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में बस हम। अब आप देखिए हमारे युवा जो पीढ़ी है, सामने चुनौतियां हम देख पाते हैं कि आईफोन की ललक, गाड़ियों की ललक, ग्लैमर दुनिया। तो कहीं ना कहीं ये हम उस तरफ जा रहे हैं।
जिधर हमें जहीं जाना चाहिए। हमें एक बैलेंस तरीके से, देखो जापान है, जापान टेक्नोलॉजी में आ गया है और जापान का कल्चर जो है, जो वैल्यूज है, वो उसके एकदम दमदार है, बेहतरीन है। तो वो बैलेंस तरीके से चलने की कोशिश करता है। विकास के साथ साथ वो अपनी वैल्यूज को, कल्चर को वैल्यूज को, संजोए रखा है कल्चर अभी को, तक, उसने खोया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कारण है मौलिक कर्तव्यों को हर नागरिक के टेबल तक ले जाना, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हुए उन मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगे, उसमें पर्यावरण की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, उसमें संविधान की बात करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जब ये सारी चीजें हम एक साथ लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बैलेंस, एक रास्ता हमें मिलेगा। एक सकारात्मक विकसित भारत अभियान, जो इसका नाम भी है सकारात्मक, पॉजिटिविटी, जी। तो जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, समावेशी विकास हो, ऐसा ना हो विकास किसी एक समाज पर या हाशिए पर रुक कर रह जाए। वो कहीं ना कहीं फिर आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, क्या फायदा उसका। हम ऐसा भी विकास कर का भाव हो। हाँ, बिल्कुल। तो दिनेश भाई, मेरा आपसे छठवां प्रश्न यह रहेगा कि 2050 के भारत को आप कैसा देखना चाहते हैं? देखो 2050 के भारत को हम ऐसा देखना चाहते हैं रोहित भाई कि देखो आज जो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही बात करता हूँ, तो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य से भी पहले शिक्षा, ये है कि आज हमारे यहाँ हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, हर एक दूसरे तीसरे गांव में आपको मध्यम और उच्च स्तरीय स्कूल मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उसके तरफ देखते हैं और प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वहां तो जनसंख्या कम होती जा रही है बच्चों की, और प्राइवेट में बढ़ती जा रही है। तो जब हमारे सामने एक मॉडल पहले से जो चला आ रहा है, हम उसी को ही आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तो हम, मतलब ये मेरी राय है कि हर 5 गांव या 10 गांव या 5 सोसाइटी या 10 सोसाइटी, जनसंख्या के आधार पर हम एक ऐसा मॉडल तैयार करके जिले स्तर पर कोशिश करते हैं कि 5 गांवों के बीच में एक जमीन का खाका तैयार करके उसमें हम एक स्वास्थ्य स्तर पर चिकित्सालय भवन, एक शिक्षा स्तर पर विद्यालय भवन और एक मल्टीनेशनल लाइब्रेरी। वो तो खैर अभी भी हर जगह है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करवाने के लिए जो लोग हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जागरूक होना होगा और आगे आना होगा। और आप देखो ना, कल्पना करके देखो, हर 5 गांव के बीच में आप एक ऐसा स्पॉट दे रहे हो, और आप एक जिले में आप शुरुआत करके देखो मॉडल के तौर पर, और जब आप मॉडल के तौर पर यहाँ सक्सेस होते नजर आएंगे तो पूरे देश में लागू चीजें हो जाती हैं। अब ये देखो आप, केरला में जो शिक्षा जो स्तर है वो उच्च है, तो वहां से चीजें पूरे देश में फैलती नजर आती है। जैसे उड़ीसा राज्य में हमारा शिक्षा का आधार काफी बेहतर है, तो वहां से चीजें इम्प्लीमेंटेशन करते नजर आते हैं। तो हम इस तरीके से सोचते हैं, इस पे कुछ काम करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन इसका वो होगा। क्योंकि अंतर अभी इतना आ रहा है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों में बच्चे अलग अलग मानसिक तौर पर, और मुझे लग रहा है कि ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं समानता भी आएगी बच्चों में। और जो एक तरीके की प्राइवेट स्कूलों में वो है कि भाई फीस का कुछ ज्यादा बड़ा एक भाग, एक सामान्य परिवार, हम मध्यम वर्ग के लोग स्कूलों में दे देते हैं, बाकी लोन चलते हैं, तो एक उससे भी राहत मिलेगी जब सरकार इस तरीके से सोचेगी। तो इसमें एक मैं ऐसा होगा भारत, तो बेहतरीन भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। जी बताइए। इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा मैं कि जो दिनेश भाई जैसे बात कर